गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सीजीएल का ये सेकंड पार्ट है और सीजीएल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया है। तो उसी में से ये सेकंड पार्ट जो है पढ़ रहे हैं हम लोग और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ये है वृत्त। वृत्त के अंदर वृत्त है और वृत्त के बाहर वृत्त है। त्रिभुज के अंदर वृत्त है, त्रिभुज के बाहर वृत्त है। और ये त्रिभुज कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हो गया कि आप लोग भी जानते हैं, जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, तीनों कोण बराबर हो जाती है, तो उससे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के बाहर विपरीत है, अंदर विपरीत है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिभुज में यदि बाहर वृत्त है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या उसका हो जाएगा कितना? ये वाला r बराबर a/√3। और यदि ये पूछा जाता है कि त्रिभुज के अंदर वाला वृत्त यदि बना हुआ है, यदि समबाहु त्रिभुज के में यदि अंदर में वृत्त बना हुआ है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? हम देख पा रहे हैं क्या होगा। ये अंदर में यदि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के अंदर यदि वृत्त बना हुआ तो उसका त्रिज्या हो जाएगा कितना? ये r बराबर a/2√3। और बाहर में यदि वृत्त बनेगा तो a/√3 बनेगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, यदि भुजा दिया हुआ है तो आंतरिक वृत्त का त्रिज्या जो है a/√3 होगा, a/2√3 होगा और बाहरी वृत्त का त्रिज्या a/√3 होगा। लेकिन अब इसमें बोलेगा क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। त्रिज्या हमको मालूम है तो आंतरिक वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बाहरी वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये मतलब क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल फार्मूला है, इससे बहुत सारा आंसर निकाला जा सकता है सिर्फ एक त्रिज्या से। हम यदि इसी में कह दिया जाए छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो छल्ला बन रहा है इसमें आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त से जो छल्ला बन रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो बन रहा है, इसका भी क्षेत्रफल यदि निकालने बोलेगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये थी समबाहु त्रिभुज में। अब हम आते हैं समबाहु त्रिभुज, यहाँ जैसा कि हम लोग यहाँ दिया भी है कि ये समबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब है क्या कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हो। और तीनों कोण कितना का होगा? तो 60-60 का होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 होता है भैया, ये तो जान ही रहे हो, तो क्या बात क्या है। और इसमें ये भी जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि भुजा बराबर, चूंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि इसकी भुजा बराबर होंगे। और हमें ये भी मालूम है बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। इसका मतलब है इस भुजा के सामने ये कोण बराबर होगा और इस भुजा के सामने ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें ये भी पता हो गया कि त्रिभुज यदि भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा। और यदि ऐसा है तो हमको समबाहु त्रिभुज यदि दिया हुआ है तो हम देखेंगे इसमें हाइट क्या होगा। यदि भुजा इसका a है, समबाहु त्रिभुज का भुजा यदि a है तो इसका हाइट क्या होगा? √3/2 इंटू a। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। और यदि हमको ये कहे कि हाइट दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का हाइट दिया हुआ है, तो पूछे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? h²/√3। ठीक है, हम ये कह सकेंगे कि √3/4 भुजा स्क्वायर वो तब होगा जब भुजा दिया रहेगा। और यदि हम वृत्त में त्रिभुज में देख रहे हैं कि हमको जो है हाइट दिया हुआ है, तो h²/√3 होगा। ठीक है। हाँ, अब हमें आता है ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि आने वाला प्रश्न है।
हम्म, इसमें ये ये वाला। इसमें क्या हो रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है। यदि बोलेगा एक एक रोड है और रोड के दोनों तरफ एक एक खंबा है जिसका हाइट बी है और एक खंबा है जिसका हाइट ए है, और जो दोनों जब शीर्ष से पाद बिंदु तक यदि मिलाते हैं एक दूसरे के सिरे से, मतलब एक खंबा के शीर्ष और दूसरे का पाद बिंदु को मिला दिया जाए, और दूसरे खंबा का सिर जिसका ऊंचाई ए है और पहले खंबे का सिर गर्त जिसका ऊंचाई बी है, गर्त मतलब पाद बिंदु, उसको मिला दिया जाए और उसमें जो हाइट बनता है वो पी है, तो वो पी कितना होगा? कई बार आया हुआ है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या देख पा रहे हैं? ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। ए इंटू बी मतलब दोनों हाइट का गुणनफल ऊपर में अंश में, और दोनों हाइट का जोड़ नीचे में। तो हम इसमें P कितना होगा? मिड पॉइंट मतलब जो उस शीर्ष और पाद को मिलाने वाली रेखा होगा, उस मिड पॉइंट से धरती के मतलब रोड के सेंटर के उसके मध्य उसके बीच में जो रोड की सतह जो है उसके बीच का दूरी कितना होगा? तो P बराबर होगा A इंटू बी बटे ए प्लस बी। ठीक, ये था इसके लिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। इसमें यदि हम दे दें ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि इसमें इस तरह से मिलाया गया है कि एक्स 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 ये चारों तरफ से मिला करके ये वर्ग बना दिया गया है। और इसमें यदि ये हाइट ए है, बेस बी है, और परपेंडे ये कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस एच है। तो इसमें क्या होगा? इसमें यदि आपको निकालना है क्या, आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? त्रिज्या निकालना है मान लेते हैं, तो त्रिज्या वही होगा, ई वाला फॉर्मूला ही जो आ जाएगा, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। और यदि हम बोलें कि इसके भुजा को मिला करके, जैसे एक्स 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 है, यदि इसको मिला करके एक वर्ग बना दिया गया है, तो इस वर्ग का एरिया क्या होगा? जब वर्ग ही बना है तो फिर पूछने की बात क्या? वर्ग है तो इसका मतलब है कि उसका एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर वर्ग जो बना है उसका भुजा एक्स है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं दूसरा, 3 पर पावर 8 का भी वर्ग, 3 पर पावर 8 का वैल्यू कितना होगा ये भी देख लेना एक बार। 65 61, 3 दिया 9 तिया 27 तिया 81, अंत में एक होगा, ये तो मालूम है, और 656 याद रखना है। तो अब आते हैं हम इस पर, √3। यदि हाइपोटेनस है एच, ये वाला प्रश्न, यदि हाइपोटेनस जो है एच है, ये वाला हाइपोटेनस एच है, और सी और डी के बीच का डी दूरी डी है, मतलब ये इस तरह से आता है इसका प्रश्न कि यदि समंदर में दो जहाज चल रहा है जिसका नाम सी और डी है, और सी और डी के बीच का डिस्टेंस क्या है? छोटी डी है। और यदि लाइट हाउस जो कि ए बी है उसका हाइट एच है, वहाँ से यदि उस दोनों जहाज को मिलाया जाए, तो उससे जो बेस के अनुसार से बन रहा एंगल होता है वो थीटा 1 और थीटा 2 होता है। तो हम कहेंगे कि वो दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। बहुत आसानी से निकल जाता है, वरना सुबह से शाम होता है कि हमको जो है इसको कैसे बनेगा कैसे बनेगा। इस ये दूसरी तरह से प्रश्न आ सकता है कि यदि एक ही जहाज जो है कुछ समय बाद
यानी कि एक जहाज डी बिंदु पर है और कुछ समय बाद वो चल कर के जो है ये 2 सेकंड 4 सेकंड के बाद सी पर पहुंचता है और लाइट हाउस से एंगल जो है 30 से 60 हो जाता है। तो बताओ वो कितना दूरी तय किया है। तो इस तरह के प्रश्न भी जो है इससे ही सॉल्व हो जाएगा और उसके लिए फॉर्मूला यही हो जाएगा डी बराबर एच कॉट थीटा वन माइनस थीटा टू। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो तीन चार चार क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मान लेते हैं हाइट दिया हुआ है तो बोलेगा डिस्टेंस कितना चला वो निकालो। यदि जो एंगल दिया हुआ हाइट दिया है बोले कितना डिस्टेंस चला, या फिर डिस्टेंस दिया है तो बोलेगा उसका हाइट कितना है। हाँ? मतलब इसको अपने सिरे से इसको तीन चार तरह से सोच करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र जैसा कि हमने अभी तुरंत इसमें पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज ये दिख रहा है। समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का लंब सबसे पहले समबाहु त्रिभुज में दिया क्या रहेगा। समबाहु त्रिभुज में दिया रहेगा ये, उसका सारा दिया रहेगा को निर्देशांक कि x इतना है, y इतना है और z इतना है। मतलब तीन बिंदु दिया रहेगा, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो उसमें तीन बिंदु होगा ही, ए बी और सी। तो उसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 दोनों का जोड़ का तिहाई। मतलब समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र निकालना है तो उसका अभी निर्देशांक निकालना होगा कि x कितना होगा तो y कितना होगा। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, तो x और y निकालना है तो x को तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो और y को 3 को जोड़ से 3 से भाग दे दो। x1 + x2 + x3/3 या y1 + y2 + y3/3। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज का जो है लंब केंद्र आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। एक नाव है, एक नाव है और उसकी चाल नाव की चाल और धारा की चाल टी अप प्लस टी डाउन बटे टी अप माइनस टी डाउन। इससे भी सारे प्रश्न निकाल सकते हैं कि एक नाव जो है नदी की धारा की चाल एक्स है और नाव की चाल वाई है। तो अप कहने का मतलब क्या हो गया, जब धारा के साथ हम चल रहे होते हैं, धारा की चाल और नाव की चाल वो जुट जाएगा। अब जब धारा के विपरीत चल रहे होते हैं तो धारा की चाल में नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगा। यह बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाव की चाल हर हमेशा ज़्यादा होता है धारा की चाल से, तभी तो धारा विपरीत धारा में भी वो जो है पार कर सकेगा एक एक किनारे से दूसरे किनारे पर। तो नाव की चाल और बटे धारा की चाल टी अप प्लस टी डाउन बटे टी अप माइनस टी डाउन। तो इस तरह से भी निकाला सकता है कि बोलेगा कि धारा की चाल इतना है तो यदि जाने में उसका चाल हो जाएगा 50 और आने में भी टी अप और टी डाउन 5 है, जाने में 50। तो इस तरह से भी मतलब इस फॉर्मूले में जो दिया हुआ है और जो ना दिया हुआ है आराम से इससे निकाल सकते हैं। टी डाउन का वैल्यू टी अप का वैल्यू यदि मालूम है और टी अप और टी डाउन मालूम है, कहने का मतलब एक्स प्लस वाई मालूम है और एक्स माइनस वाई मालूम है, तो सिर्फ और सिर्फ नाव का चाल निकाला जा सकता है या धारा का चाल निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से सिर्फ। अच्छा, अब हम देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये है क्वेश्चन क्या, धन ए को टी वर्षों में R% की दर से चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त कितना होगा। किस्त के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये ऐसा प्रश्न है, मतलब डाटा के अनुसार से फॉर्मूला का सिलेक्शन होता है।
मतलब ये सामान्य डाटा है, यदि टी जो है फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि 100a/100t प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2। मतलब यदि जो है इसमें ना रहे कि जैसे आर टी को टी माइनस 1 को गुना किए तो इसमें फ्रैक्शन नहीं आया, और ए दिया हुआ है कि कुल ए का मतलब यहाँ पर है कुल धन है। यदि हम 50,000 रुपया लिए 5 साल के लिए और 2% का ब्याज लग रहा है, तो ऐसा रेट और टाइम दिया है ताकि यहाँ पर फ्रैक्शन ना हो, तो हम जो है यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला से। 100a/100t प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2। ठीक है, अब हम आगे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, बस 2-3 क्वेश्चन और है। कोई धन जो है साधारण ब्याज पर, हम इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो दर कितना होगा? 10%। बहुत आसान है। 2 गुना जैसे हो गया, 2 गुना हो गया तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 गुना। तो मान लेते हैं कि उसका इंटरेस्ट जो है एक्स है, 1 साल में, 2 साल में 2 गुना हो गया तो 1 साल में एक्स है, 2 साल में कितना होगा? 2x। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? एक्स हुआ। एक्स बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाय कितना? 100। इसी फॉर्मूला पर हमने लगा देना है, बस आराम से निकल जाएगा। एक्स हो गया, पी कितना है? पी नहीं मालूम है, तो पी यदि कोई धन है तो पी मालूम नहीं है, तो सीधा सा हो गया कि धन हो गया ये। 2 गुना हो जाए वो दो, लेकिन एसआई में 10 वर्ष पर 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि पी कितना हो जाएगा? यदि हमको साधारण ब्याज एक्स मिला है तो पी की जगह पे कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स धन था और उसका ब्याज भी एक्स ही मिला है 10 बरस में, तो एक्स एक्स यहाँ से कट जाएगा। टी दिया हुआ है 10, तो आर निकल जाएगा। तो इससे निकल गया आर, ये 10, ये 0 कट गया, आर बराबर कितना हो गया? 10%। आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और ये साधारण ब्याज का तो सिंपल ही क्वेश्चन होता है, लेकिन होता है सीआई जब रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें जो है क्वेश्चन फंसाता है। दो धावक समान दूरी तय करता है। अब हम क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है दो धावक समान दूरी तय करता है क्रमशः, जिसका चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एक को दूसरे से 16 मिनट ज़्यादा समय लगता है, तो कुल दूरी बताओ कितना होगा? एक को दूसरे से 16 मिनट ज़्यादा लगता है। जब इस तरह का प्रश्न होता है तो हम कैसे बनाते हैं? दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सामान्य सूत्र 8वां नाम है हमें। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने रख दिया। ये है चाल और ये है समय। ये है चाल और ये है समय। और जब दोनों, चूंकि दूरी है ये, तो दूरी का डायमेंशन क्या होगा? मीटर होगा इस तरफ में। तो इसमें इस तरह से इसको लिखने का मतलब तरीका है कि S1 S2 इस तरह कट भी गया तो यहाँ बचा चाल, यहाँ बचा समय। चाल और समय को गुना करेंगे तो दूरी मिल जाएगा। इसलिए ऐसा मतलब इसमें कन्फ्यूज़न की बात भी नहीं है कि S1 इंटू S2 ऊपर में होगा कि नीचे होगा। जो भी होगा, क्योंकि एक ठो कट जाना है, दूरी का फॉर्मूला भी मेंटेन करना है, तो इसलिए टाइम और ये 60 क्यों दिए? क्योंकि 60 टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में। और चाल किस में दिया? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका मतलब है कि इसीलिए हमको 60 से भाग देना पड़ेगा टाइम को, ताकि जो है वो घंटे में बदल जाए। और दूरी बराबर S1 इंटू S2 बटे S2 माइनस S1। और चाल में जो बड़ा होगा उसमें अंतर होगा, दूरी कभी निगेटिव थोड़ी आता है। तो इस तरह से इसमें आंसर हो जाएगा 64 किलोमीटर। सॉल्व ना करने आता है तो राम सलाम, गुना भाग तो सीखना ही पड़ेगा, इसमें दो मत की बात क्या है। उसके बाद एक प्रश्न है यहाँ पर,
यहाँ पर ये वाला 3,000 रुपये को दो भाग में उधार दिया गया। 3,000 रुपये को दो भाग में उधार दिया गया है। पहले भाग को 8% दर पर 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 6% के दर पर 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 8 और 5। तो पहला भाग कितना होगा? तो हम क्या करेंगे इसमें कि पहला और दूसरा को जो है अनुपात ले लेंगे। यहाँ पहला धन गुना 8 गुना 4, पी का जिस मतलब सी आई का एस आई का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना समय गुना 10/100। तो 100 तो दोनों में कट ही जाएगा, ऊपर और नीचे। तो इसका अनुपात दिया हुआ है तो 8 और 5 निकाल लिए। तो पहला धन और दूसरा धन का अनुपात कितना निकल गया? 3:2। इसका मतलब कुल धन कितना है? 3 और 2 को जोड़ने से 5, यानी कि 5 यूनिट कितना है? 3,000। 5 यूनिट यदि 3,000 है तो 3 यूनिट कितना होगा? 1,200 होगा। और बोलेंगे 2 यूनिट कितना होगा तो जो घट जाएगा 12 8 20। 5 6 30, छोटिया 18 होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 1,800 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1,800। यदि बोलेगा पहला धन कितना है तो 1,800। अब बोलेगा दूसरा धन कितना है तो 2 यूनिट हो जाएगा, तो 5 6 30, तो 2 यूनिट दूसरा धन कितना होगा? 1,200 हो जाएगा। ठीक है,